इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में ही, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 93,000 से ज्यादा केसेस आज के डेट में पेंडिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाई कोर्ट जो कि इंडिया में सिर्फ 25 है, ठीक है, वहां पे तो 63 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो इतने पेंडेंसी को देखते हुए जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे जो छोटे छोटे केसेस होते हैं चेक बाउंस एंड ऑल के, जो कि ऑफकोर्स क्रिमिनल ऑफेंस है, ओके, इतना भी छोटा नहीं होता, लेकिन इस तरह के केसेस को अगर हम कोर्ट्स में ही लाते जाए तो ऑलरेडी जो ये पेंडेंसी है उनके नंबर्स तो और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर दिन न जाने कितने चेक बाउंस केसेस जो हमारे बैंक्स है, कोर्ट्स है, वो डील करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत जैसे कुछ फोरम्स भी लाए गए। और कैसे लाए गए? लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड की बात की गई है कि कभी कोई वुमेन है या कोई ऐसा इंसान है जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोर्ट फीस या लॉयर्स की फीस, तो बिल्कुल हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो सामने आती है एंड वो उन्हें गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो उनका केस लड़ते हैं, अपील्स में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अपील में भी क्योंकि पैसा लगता है। तो यही सब चीजों के लिए हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। अब ये जो केस, जो बर्डन केसेस है जो कोर्ट्स पे है, इन कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी बनाए गए, जैसे आपका एनजीटी है फॉर नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर एनवायरमेंट केसेस, आपका इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल होता है, एनसीएलटी है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड ऑल। तो ये ट्रिब्यूनल्स लाए गए ताकि हर चीज का बर्डन जाके सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स पे ही ना ही जाके लाद दिया जाए। तो लोक अदालत भी कुछ एक ऐसा ही फोरम है जो इसमें हेल्प करता है सिविल कोर्ट्स की कि उन पे बर्डन कम हो। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरीली, ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे? सेक्शन 138 ऑफ एनआईए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये हर बच्चे को ये सेक्शन याद होगा कि ये सेक्शन होता है चेक बाउंस केसेस का। तो हम समझेंगे लोक अदालत एंड चेक बाउंस केसेस साथ में। सो व्हाई आर थाउजेंड्स ऑफ सेक्शन 138 एनआईए केसेस सेटल्ड थ्रू लोक अदालत? क्यों इन केसेस को लोक अदालत में भेजा जाता है, क्यों सेटल किया जाता है? थोड़ा बहुत तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ लोक अदालत। ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो जो लोक अदालत होते हैं, ठीक है, लोक अदालत है बेसिकली एडीआर जो है, एडीआर मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स एमिकेबली थ्रू कॉम्प्रोमाइज, बिना लंबे ट्रायल पे गए। सिविल कोर्ट्स में अगर आप गए प्रॉपर्टी के केसेस तो कितने लंबे चलते हैं। ठीक है, तो चेक बाउंस जैसे केसेस भी अगर सिविल कोर्ट्स में ही लाद दिए जाए तो कितने लंबे चलेंगे, एक बैंक से ही कितने सारे चेक बाउंस के केसेस आ जाते हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लोक अदालत होता है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट्स एमिकेबली, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू पार्टीज के बीच में, लेकिन कोर्ट के बाहर। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है स्पीडी जस्टिस, इनएक्सपेंसिव जस्टिस, महंगा नहीं पड़ता कई लोग क्योंकि कोर्ट फीस तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सिंपल प्रोसीजर होता है, लंबे लंबे आपके समन्स और ये इशू करने के, मतलब सीपीसी में जो हैवी हैवी जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो सारे फॉलो करने हो ऐसा नहीं, सिंपल प्रोसीजर होता है। रिडक्शन ऑफ कोर्ट का बैकलॉग में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो जस्टिस थ्रू कॉम्प्रोमाइज, इट इज नॉट अ लिटिगेशन, इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग जस्टिस थ्रू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये लिटिगेशन नहीं होता है। ठीक है, सो विच लॉ गवर्न्स लोक अदालत? जैसे मैंने आपको बोला, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 गवर्न करता है लोक अदालत को। तो इट वाज एनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39A। 39A आपकी बात करता है फ्री लीगल एड की। ठीक है, ये बात करता है फ्री लीगल एड की, डायरेक्टिंग द स्टेट टू एंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो भी जरूरतमंद लोग होंगे उनको प्रोवाइड करना, वो इसमें बताया गया है। तो ये एक्ट क्या एस्टैब्लिश कर रहा है? नालसा, मतलब आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लेवल पे। फिर है आपका एसएलएसए, स्टेट के लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी। और हाई कोर्ट का लीगल सर्विसेज कमिटीज होती है खुद की। देन होता है डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब जहां सिविल कोर्ट्स एंड सेशंस जज या डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल केसेस में सेशंस जज। ठीक है, वो। और फिर होते हैं तालुक लेवल पे लीगल सर्विसेज, जो आपके लीगल सर्विसेज कमिटीज बैठती है, जैसे यहाँ हाई कोर्ट पे बैठ रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें ये आपकी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब दीज ऑथराइजेस, ये जो अथॉरिटीज है
ये ऑर्गेनाइज कराती है लोक अदालत अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली आपने देखा होगा कोर्ट में जब आप जाते होगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप्स किए होंगे, कि साल में कभी कभी लोक अदालत बिठाते हैं बाहर। जैसे मेरे सिटी में कोर्ट के बाहर वो एक पार्किंग लॉट होता था, वहां पे ऑर्गेनाइज कराते थे लोक अदालत, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती थी जजेस के पास चेक बाउंस केसेस को लेके, वो भेज दिए जाते थे लोक अदालत को। तो ये जो लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो कौन सी अथॉरिटीज होती है? ये सारी अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज करवाती है। किसको इंप्लीमेंट करने के लिए? 39A को इंप्लीमेंट करने के लिए, लीगल एड देने के लिए, ठीक है, उन लोगों को जो जरूरतमंद है, और कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस हो सके इसलिए भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन देख लेते हैं, वही 39A का ही है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। तो फ्री लीगल एड तो हमने समझा कि जो जरूरतमंद लोग हैं जो कोर्ट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो है गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोवाइड कर देता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। इक्वल जस्टिस मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी पार्टीज को जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन्ड होता है कि वो हर एक पार्टी का सुन भी नहीं पाते, मतलब बहुत लंबा चलता है केस, ठीक है। तो इसीलिए वो चेक बाउंस जैसे केसेस होते हैं उनको लोक अदालत में भेज दिए जाए। So the state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and provide free legal aid, ठीक है। So although Article 39A जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली एनफोर्सेबल तो नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट इंप्लीमेंटेड इट थ्रू लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। और क्योंकि ये जो एक्ट बन चुका है अब 1987 से, तो इसीलिए इसे फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो लोग ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि 39A तो DPSP है, तो हम क्यों ही फ्री लीगल एड दे, ठीक है, इस वजह से। अब थोड़ा सा आपका टाइम मैं यहाँ पे लूंगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जहां मुझे बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ LAAC में IBPS SO लॉ का क्रैश कोर्स आ चुका है। सो डेफिनेटली आप इसे बिल्कुल चेकआउट करना है इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर IBPS SO एग्जाम्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको 30 मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्टिंग शीट्स भी मिलेंगी, एवरीथिंग इंक्लूडेड, ठीक है। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिलेंगे, एंड एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहां आपको सारे वन लाइनर नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट, एंड 500+ आवर्स ऑफ क्लासेस भी होती है यहाँ पे, और बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो आप बिल्कुल इस IVR नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट हमारी बिल्कुल हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक टू आवर टॉपिक, हु सिट्स इन अ लोकसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो सेक्शन 19 में दिया हुआ है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर कि लोक अदालत में बैठता कौन कौन है। तो जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं, ठीक है, सिटिंग या फिर रिटायर्ड हो सकते हैं, जो चेयरपर्सन के तौर पर एक्ट करते हैं। फिर होता है लॉयर, ब्रिंग्स लीगल एक्सपर्टीज टू द बेंच, लॉयर्स बैठाते हैं, तभी उनको लॉ के बारे में पता होगा, ठीक है। तो सिटिंग और रिटायर्ड अपने जुडिशियल ऑफिसर्स तो रहते ही है, प्लस लॉयर भी हो गए, एंड सोशल वर्कर भी रहते हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। सोशल वर्कर आपको हेल्प कर पाएगा कि क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होती है जिनसे आप कैटर कर सकते हो। तो बेसिकली अपने अपने फील्ड के एक्सपर्टीज के लोग वहां पे बैठते हैं लोक अदालत में, ठीक है। तो अनलाइक अ रेगुलर कोर्ट, अ लोक अदालत डज नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट्स पे इतना डिसाइड नहीं करेगा, वो इतने एविडेंसेस वगैरह नहीं मंगवाता है, कोर्ट नहीं है वो, लिटिगेशन नहीं है वो, बट इट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन में वैरी अंडर रूल्स फ्रेम्ड बाय द अप्रोप्रिएट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो वो रूल्स तो चलो एक्ट देखेगा, जो भी जिस स्टेट का या जिस डिस्ट्रिक्ट का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है कैसे क्या करना है, वो तो वो समझेंगे अपने अपने स्टेट के लिए। लेकिन जो बेसिक जो ग्राउंड लॉ है सबके लिए, वो बस इतना है कि वो मेरिट्स पे पूरा डिस्प्यूट डिसाइड नहीं करते, वो बेसिकली बैठे हैं वहां पे सेटलमेंट कराने के लिए पार्टीज के बीच में, ठीक है। सो डज लोक अदालत डिसाइड केसेस? लोक अदालत कैन नॉट इम्पोज अ जजमेंट, क्योंकि वो कोर्ट नहीं होता। इट ओनली हेल्प्स पार्टीज रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट के लिए होता है, ठीक है, वो ADR है। देन आर्बिट्रेशन में बिल्कुल बाइंडिंग होता है, वो आर्बिट्रेशन अलग हो जाता है। अब यहाँ पे पार्टीज अग्री कर गई तो सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड एज अ बाइंडिंग अवार्ड, अगर अग्री कर जाती है पार्टी तो बाइंडिंग हो जाता है, अगर नहीं करती है तो मैटर गोज बैक टू द रेगुलर कोर्ट। लेकिन इतने सारे जब केसेस भेजे जाते हैं लोक अदालत में, मान लो 200 केसेस भेजे गए, कुछ तो सॉल्व होंगे लोक अदालत में, कोर्ट का बर्डन थोड़ा तो कम हो रहा है, राइट, इसीलिए लाया गया, ठीक है। सो विच केसेस कैन गो टू लोक अदालत, ये बस देख लेते हैं। 19 क्लॉज 5 में ही दिया हुआ है इस एक्ट के कि पेंडिंग केसेस जो है कोर्ट्स के सामने, ठीक है, विद स्कोप फॉर सेटलमेंट। ऑब्वियसली क्रिमिनल केसेस नहीं जा सकते लोक अदालत में, उसमें पूरा ट्रायल लगता है, ये खाली मनी रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो जाते हैं।
एंड प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स अगर है, डिस्प्यूट दैट हैवंट येट रीच्ड द कोर्ट, कोर्ट में अभी तक अपना प्लेंट फाइल नहीं किया है आपने, कोर्ट में अभी तक सूट जो है चालू नहीं हुआ है, तो फिर, और इसका एक एक्सेप्शन है कि केसेस इन्वॉल्विंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन नॉट बी सेटल्ड, सीरियस टाइप के केसेस यहाँ पे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। सो वाई चेक बाउंस केस क्वालिफाई टू गो टू लोक अदालत? तो देखो 138 जो है, 138 ऑफ एनआई, इसमें ऑफेंसेस जो है वो कंपाउंडेबल होते हैं। ऊपर क्या लिखा था, नॉन कंपाउंडेबल नेचर के नहीं जा सकते। कंपाउंडेबल मतलब जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस नहीं जाते यहाँ पे। तो 147 एनआईए में भी ये चीज लिखी हुई है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी कंपाउंडेबल। तो अभी तो सीआरपीसी जो है बीएनएसएस बन चुका है, तो जो बीएनएसएस में लिखा हुआ है वो तो डेफिनेटली डेफिनेटली नॉन कंपाउंडेबल ही होगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो नहीं जा सकते हैं लोक अदालत में। बाकी जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में दिए हुए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, वो आपकी कंपाउंडेबल नेचर में आ जाते हैं, ठीक है। इवन दो चेक बाउंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, पार्टीज कैन कॉम्प्रोमाइज एंड सेटल, ये भी एनआईए ने बोला हुआ है। एनआईए ने ही ये बोला है कि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आप बोलोगे तो फिर बीएनएसएस के तो कोई भी हम लेके नहीं जा पा रहे, तो इसका क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि एनआईए में इसे कंपाउंडेबल माना गया है, ठीक है। मेकिंग सेक्शन 138 केसेस अमंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रेफर्ड मैटर्स इन लोक अदालत, जो सबसे ज्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है। सो हाउ अ सेक्शन 138 केस रीचेस लोक अदालत, ये बस देख लो। जैसे एक चेक है 5 लाख रुपए का जो बाउंस हो जाता है, तो आप उस चेक को लेके जाओगे और कंप्लेंट फाइल करोगे मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली अब एफआईआर की जगह भी आप एक काम कर सकते हो कि मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन ही फाइल करते हो, ठीक है, यूजुअली। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, इसको लोक अदालत में रेफर कर देगा, या फिर पार्टीज खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती है, और एक एमिकेबल सेटलमेंट के लिए आप फैसिलिटेट करोगे, ठीक है। लोक अदालत में आप बैठोगे और दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट होगा, ठीक है। एंड अग्री कर गए तो बस बाइंडिंग हो गया, वो नहीं अग्री किए तो फिर वापस रेगुलर कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव एट एवरी स्टेप इज टू फैसिलिटेट एन एमिकेबल सेटलमेंट, नॉट टू पनिश। तो ये था आपका लोक अदालत और चेक बाउंस केसेस कैसे लोक अदालत में जाते हैं। तो आई थिंक इस छोटे से टाइम में आपको क्लियर हो गया होगा लोक अदालत, उससे रिलेटेड लॉज और इंपॉर्टेंट सेक्शंस एलएसए में, यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, आई होप आपको समझ में आया है।